मिजान बैंक लिमिटेड। जिसको 27 जनवरी 1997 को 3 कंपनीज ने मिलकर कराची में बनाया। फर्स्ट कंपनी थी नूर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी, सेकंड थी पाक कवेत इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड थर्ड पार्टनर था मिजान बैंक का इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ऑफ जद्दा, सऊदी अरेबिया। मिस्टर इरफान सिद्दीकी जो कि फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड सीईओ थे 1947 से, और अभी तक वो एक ही पर्सन मिजान बैंक को चला रहा है और आगे सीईओ के चेंज होने के कुछ चांसेस हैं, लेकिन वो वक्त ही बताएगा। अगर तीनों ग्रुप की शेयर होल्डिंग की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर नूर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास तकरीबन 35.25% की स्टेक होल्डिंग है मिजान बैंक की, एंड सेकेंडली पाक कवेत इन्वेस्टमेंट कंपनी मिजान बैंक के 30% शेयर होल्डर्स की मालिक है, एंड लास्टली इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ऑफ जद्दा, उसके पास 9.32% शेयर होल्डिंग है मिजान बैंक की। यही मिजान बैंक का स्टॉक सिंगल डिजिट से उठकर 281 के हाईज पर आया और अब 271 की करंट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। और अब इतना हाई आने के बाद क्या इस स्टॉक में मजीद पोटेंशियल है, और अगर पोटेंशियल है तो कितना ऊपर जा सकता है। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी है, क्योंकि हम हर सब्सक्राइबर की डिमांड पर उसकी रिलेटेड कंपनी के अकॉर्डिंग जो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं उनके अकॉर्डिंग उस कंपनी के एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। तो आप भी अगर किसी कंपनी के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट लाजमी करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो कि बिल्कुल फ्री है पीएसएक्स की न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल करने के लिए, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर तो लाजमी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट और पीएसएक्स के रिलेटेड कोई भी कंपनी का एनालिसिस आप मिस ना कर पाएं। तो गाइस, मोस्ट वेलकम टू द टॉपिक ऑफ मिजान बैंक एनालिसिस, जिसमें हम बैंक के ओवरव्यू को देखेंगे और उसके बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे, और हम मिजान बैंक को दूसरे इस्लामिक बैंक से कंपेयर भी करेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया एमडीआर उस पर भी इस मिजान बैंक को एनालाइज करेंगे, और देन हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, एंड लास्ट पर हम स्टॉक की प्राइस पर डिस्कशन करेंगे और स्टॉक की प्राइस को लेकर फ्यूचर की बात करेंगे। तो चलिए मिजान बैंक के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हर कंपनी की एक मेन प्रोडक्ट होती है और उसकी मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके मेन कंपोनेंट्स मीन के उसके रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, सेम इसी तरह ही बैंक्स का रॉ मटेरियल है उसके डिपॉजिट और उसकी ब्रांचेस, यानी मैंने और आपने जितने भी बैंक्स में पैसे रखवाए हैं। 2010 में मिजान बैंक डिपॉजिट्स को लेकर 12वें नंबर पर था, लेकिन अब मिजान बैंक डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग टॉप 5 में रैंक किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत से लोगों के जहन में आता है और यही कंफ्यूजन सबको क्रिएट होती है कि मिजान बैंक इस्लामिक होने की वजह से इतना ऊपर आया, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि बैंक इस्लामी, एमसीबी इस्लामिक, दुबई इस्लामिक बैंक एंड अल बराका, ये सब बैंक्स तो फुली इस्लामिक बैंक हैं, बिल्कुल मिजान की तरह। तो मिजान ही अकेला ऊपर क्यों आया, ये बाकी इस्लामिक बैंक्स ऊपर क्यों नहीं आए? तो यहाँ से पता चलता है कि मिजान बैंक की ग्रोथ सिर्फ इस्लामिक होने की वजह से नहीं आई, बल्कि इसके पीछे रीजन कुछ और ही है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि मिजान बैंक की ग्रोथ के लिए इस्लामिक बैंकिंग की दरवाजा साबित हुई, जिससे हम मिजान बैंक की ग्रोथ काफी ज्यादा रही। इसी तरह बैंकिंग के लिए जो ग्रोथ है वो किन चीजों पर मैटर करती है? सबसे पहली आ जाती है उसकी ब्रांचेस। बेसिकली जितनी भी बैंक की ब्रांचेस होंगी उतना ही ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उतना ही ज्यादा कस्टमर उस बैंक के पास आएगा। तो चूंकि डिपोजिटर ही उसका मेन कस्टमर, उसका मेन क्लाइंट है, तो वो क्लाइंट उसके पास जितने आएंगे उतने ही डिपॉजिट्स आएंगे उस कंपनी के पास, उस बैंक के पास। तो फर्स्ट ये बैंक की ब्रांचेस बहुत ज्यादा होनी तो चाहिए, लेकिन उसके साथ और भी बहुत चीजें नेसेसरी हैं। सबसे पहले आ जाती है रिलायबिलिटी। कस्टमर्स को जहां भी रिलायबिलिटी मिलती है या इसी तरह सेटिस्फेक्शन जहां भी मिलती है, कस्टमर्स हमेशा उसी तरफ ही जाते हैं, और इसी तरह ब्रांचेस होंगी तो कस्टमर्स ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, जिसको लेकर जो कस्टमर्स हैं वो इजीली उस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकेंगे। ब्रांचेस के होने के साथ साथ आपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है अपनी सर्विसेज के थ्रू, तो आपकी सर्विसेज अच्छी होना लाजमी है। तो आपकी सर्विसेज अच्छी होंगी, आप ज़्यादा ब्रांचेस बनाएंगे, ज़्यादा ब्रांचेस के साथ साथ ही आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो भी ज़्यादा आएंगे, तभी आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। मिजान बैंक ने भी इसी चीज़ पर फोकस किया,
जिसकी ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी और इसी तरह ही इसकी जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी रहीं। इसने हर चीज़ में डिजिटल में भी बाकी सब सर्विसेज को भी बहुत बेहतर किया एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स, क्योंकि मीज़ान बैंक के कस्टमर्स को फुली सेटिस्फाई रखती हैं और यही सेटिस्फेक्शन दूसरे न्यू कस्टमर्स के लिए रिकमेंडेशन भी साबित होती हैं। अब वो कैसे? क्योंकि अगर मेरा अकाउंट किसी बैंक में होगा, वो बैंक अच्छा है तो मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है तो मैं आपको उससे परहेज करने का ही कहूँगा। इसी तरह आपको कोई बैंक अच्छा लगता है तो आप किसी बिगिनर को, किसी ने न्यू अकाउंट ओपन करवाना हो, वो आपसे अगर पूछे तो आप उसको उसी बैंक का रिकमेंड करेंगे जो बैंक आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जो बैंक आपको अच्छी सर्विसेज दे रहा है। तो मीज़ान बैंक टॉप पर इसीलिए आ रहा है कि वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह उससे जो कस्टमर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो बैंक इस्लामी होने की वजह से भी बैंक का जो मीज़ान बैंक है इसके ऊपर जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इस्लामिक बैंक होने की वजह से भी आते हैं, इसकी सर्विसेज की वजह से भी आते हैं और इसकी रिलायबिलिटी, इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए भी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप जहाँ भी कहीं भी मौजूद होते हैं वहाँ पर नज़दीक कोई ना कोई आपको ब्रांच मिल जाती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। तो जो न्यू पीपल हैं वो उसी बैंक को ही चूज़ करेंगे, उसी बैंक को लाइक करेंगे जिसमें उन्हें सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, अच्छी सर्विसेज भी मिलेंगी और उनके एटीएम्स वगैरह, उनकी सारी ब्रांचेज उनके पास भी मौजूद होंगी। तो ये बहुत सारी ब्रांचेज की वजह से जो ग्रोथ है वो भी हाई होती है और उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी हाई रहते हैं। मीज़ान बैंक को चूज़ करने में क्लाइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेज आ जाती हैं, इस्लामिक भी आती हैं, बाकी भी मैंने प्रेफरेंसेज आपको डिटेल से बता दी हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें आ जाती है वो है लो कॉस्ट, मीन कि लो एक्सपेंसेस, कि आपके डिपॉजिट्स पर जो भी कॉस्ट लगती है वो बहुत लो लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। और अगर आप ट्रांसफ़र भी करते हैं तो उस पर भी फ़ी बहुत कम लगती है। तो सिंपल यही है कि जितनी अच्छी सर्विसेज मीज़ान बैंक प्रोवाइड कर रहा है और जितनी ब्रांचेज मौजूद हैं और जितनी ही आगे इनका फ्यूचर में प्लान है अपनी मज़ीद ब्रांचेज को इंक्रीज़ करने का, तो इसी तरह इसकी ग्रोथ भी स्पीडी होगी और इसका प्रॉफिट भी हाई होगा। तो ये कहना कि मीज़ान बैंक अपने एंड पर आ चुका है या इतना बड़ा हो चुका है कि इससे संभला नहीं जाएगा, ये सिर्फ बातें हैं। अभी फिगर्स कुछ और ही बताते हैं, आपको फिगर्स को ही फॉलो करना है बजाय के कुछ रूमर्स को। बेसिकली बैंक्स काम कैसे करते हैं आपको ये थोड़ी डिटेल बताता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बैंक में आखिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसकी जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसके जो मेन प्रोडक्ट है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो आते कहाँ से हैं। सबसे पहला जो डिपॉजिटर होता है, जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर है, वो बैंक में आता है, अपने पैसे रखवाता है। वही बैंक उन्हीं पैसों को आगे लोन की सूरत में देता है। अब वो लोन डिफरेंट सूरत में हो सकते हैं, लोन किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, लोन किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है, इवन के लोन गवर्नमेंट को भी मिल सकता है। और ये लोन्स डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट क्राइटेरिया पर दिए जाते हैं। सेम इसी तरह ही जो उस पर लोन पर जो प्रॉफिट आता है और लोन पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वही इंटरेस्ट होता है बैंक का प्रॉफिट। अब वो बैंक का ओवरऑल प्रॉफिट नहीं बल्कि उसमें अभी डिपॉजिटर्स को भी प्रॉफिट जाता है। अब वो जो परसेंटेज आती है प्रॉफिट की, उसमें डिपॉजिटर्स को कितना देना होता है, वो परसेंटेज पहले डिफर करती थी कि पहले डिफरेंट थी, जो कि मीज़ान बैंक पहले अपने सेविंग जो मेंबर्स थे उनको बहुत लो रेट पर देता था कि उनके जो डिपॉजिट रेट्स थे वो बहुत लो थे। अब यहाँ पर एक छोटी सी आपको गेम समझाता चलूँ कि बैंक्स में बेसिकली गेम ही करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स की है। अब जितने ज़्यादा किसी बैंक के पास करंट अकाउंट्स होंगे उतना ही वो बैंक ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगा। अब वो कैसे, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अब करंट अकाउंट जब कोई ओपन करवाता है तो उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देता, मतलब कि आपको किसी भी किस्म का प्रॉफिट नहीं मिलता। आप जब सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट पर प्रॉफिट्स मिलते हैं। अगर आपके पास 50% मिसाल के तौर पर आप अपने करंट अकाउंट ओपन करवाए हैं किसी बैंक में, तो जिस बैंक में 50% करंट अकाउंट ओपन होंगे वो 50% करंट अकाउंट वाला कैश यूज़ तो होगा और उस पर जो प्रॉफिट आएगा वो तो टोटली बैंक का होगा। तो मतलब कि जितना ज़्यादा करंट अकाउंट का रेट होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट बैंक को मिलेगा। अगर इसी तरह ही 25% करंट अकाउंट्स का रेट होता तो मतलब कि 25% का जो प्रॉफिट था वही सिर्फ बैंक को जाना था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जितनी सेविंग अकाउंट्स होते, अगर 50% सेविंग अकाउंट भी मौजूद हैं तो जितना प्रॉफिट कंपनी ने उस बैंक ने अर्न किया है उसमें वो डिपॉजिटर्स को भी अपना प्रॉफिट देता है और खुद भी अपना प्रॉफिट रखता है। तो सिंपल अल्फाज में जो करंट अकाउंट होता है वो फ्री कैश होता है बैंक के लिए, कि बैंक उसको कहीं भी यूज़ कर लेता है। करंट अकाउंट्स में जो कैश पड़े होते हैं उस पर कोई भी प्रॉफिट बैंक को डिपॉजिटर को देना नहीं पड़ता। अब फर्ज कर लें कि अगर बैंक ने किसी को 100 रुपये लोन दिए हैं, अब वो जो 100 रुपये लोन दिए हैं वही 100 रुपये में बैंक उसको 110 रुपये चार्ज करेगा। अब जो 10 रुपये प्रॉफिट होगा वही तो 10 रुपये प्रॉफिट है, बैंक डिपॉजिटर को 7% अगर 7 रुपीज़ दे देता है,
बाकी 3 रुपए जो बचेंगे वो बैंक का अपना प्रॉफिट होगा। तो उस 3 रुपए को वो जो 30% की इनकम होगी उसको नेट इंटरेस्ट इनकम भी कहा जा सकता है। तो अगर कोई डिपोजिटर करंट अकाउंट वाला है, उसमें सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवाया, तो जो 70% मतलब कि जो 10 में से 7 रुपए उस डिपोजिटर को गए, वो करंट अकाउंट वाले तो जाएंगे ही नहीं। वो टोटली 100% प्रॉफिट मतलब कि 100 पीछे जो 10 रुपए बैंक ने अर्न किए थे वो बैंक के पास खुद ही मौजूद होंगे, वो बैंक का ही प्रॉफिट होगा। तो मतलब सीधी सादी गेम करंट अकाउंट्स की है। जिस बैंक के पास जितने ज़्यादा करंट अकाउंट्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। तो मिज़ान के पास तकरीबन 50% करंट अकाउंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है। तो आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो आप वहाँ पर भी नोट करेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट ओपन करवाने पर ही फोर्स किया जाता है। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाने पर नहीं आते तब आपको प्रेफर किया जाता है कि आप सेविंग अकाउंट की तरफ आ जाएं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था कि इस्लामिक बैंक भी अगर लोन देता है और कमर्शियल बैंक भी लोन देता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस डिफरेंस को हम नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता चलूँ कि बिल्कुल जो इस्लामिक बैंकिंग होती है वो इस्लामिक बैंकिंग के अकॉर्डिंग, मतलब इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही लोन्स को प्रोवाइड करते हैं। तो वो फुली इस्लामिक तौर पर ही चलते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। यहाँ पर आप बात समझ गए होंगे कि जो रिटर्न ऑन लोन्स है वो कंपनी का, वो अगर इस बैंक का भी एवरेज बैंक के अकॉर्डिंग 12-13% जिस तरह के इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अगर एवरेज बैंक का भी 12 से 13% है, मिज़ान बैंक भी 12 से 13% चार्ज करता है, तो मिज़ान बैंक के पास जितने ज़्यादा करंट अकाउंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा जो इसको कॉस्ट है वो कम लगेगी, मतलब कि डिपोजिटर्स को उतना ही कम प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो क्योंकि सेविंग अकाउंट्स ही कम होंगे तो वो जो सारे का सारा प्रॉफिट होगा वो मिज़ान बैंक का ही होगा। लेकिन इसी प्रॉफिट की राह में एक रुकावट आ गई जो कि स्टेट बैंक की तरफ से आई, वो थी एमडीआर। जब से मिज़ान बैंक का एमडीआर अप्लाई हुआ है, उस मिज़ान बैंक की जो स्टॉक की प्राइस है वो स्टेबल सी हो गई है। इवन के जब एमडीआर जिस डे में अप्लाई हुआ था उस सेम डे में मिज़ान बैंक को तो लोअर लो भी लगा था। अब यहाँ पर आपने कुछ नोट किया था उस दिन, सिर्फ मिज़ान बैंक को ही लोअर लो क्यों लगा? बाकी भी इस्लामिक बैंक थे, इवन के फैसल बैंक जो कि काफ़ी अच्छा मिज़ान बैंक की तरह परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उस फैसल बैंक को क्यों नहीं लगी? यहाँ पर आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन को मैं दूर करता चलूँ कि फैसल बैंक ऑलरेडी ही प्रॉफिट रेट्स डिपोजिटर्स को काफ़ी अच्छा दे रहा था, जिसकी वजह से फैसल बैंक इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा वो मिज़ान बैंक को पड़ा, क्योंकि मिज़ान बैंक डिपोजिटर्स को बहुत लो रेट पर प्रॉफिट दे रहा था। अब यहाँ पर एमडीआर का एक डिसएडवांटेज तो ये है कि जो मिज़ान बैंक है उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन आप इसको एक एडवांटेज के तौर पर भी ले सकते हैं कि डिपोजिटर के पास जिस तरह ही मिज़ान बैंक में पहले सेविंग अकाउंट्स थे, उनको जितना अगर 10% का प्रॉफिट रेट मिलता था सेविंग अकाउंट पर, तो वो अब 16% हो चुका होगा। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स, तो फिर मिज़ान बैंक को ही बाकी लोग भी प्रेफर करेंगे। जिस तरह के कुछ लोग इस्लामिक बैंकिंग में मिज़ान बैंक को प्रेफर नहीं करते थे ड्यू टू लो प्रॉफिट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट्स, लेकिन अब चूंकि सेविंग अकाउंट्स पर प्रॉफिट इंक्रीज हो चुके हैं मिज़ान बैंक के भी, तो मिज़ान बैंक को भी प्रेफर किया जा सकता है। तो एमडीआर का जो रूल है वो डिसएडवांटेज के तौर पर भी मिज़ान बैंक पर आया, लेकिन ये एक एडवांटेज के तौर पर भी साबित हो सकता है। तो ये एमडीआर का मतलब है मिनिमम डिपॉजिट रेट, कि वो रेट जो आप किसी डिपॉजिटर को देते हैं उसके सेविंग अकाउंट की अमाउंट पर। तो पहले इस तरह होता था कि इस्लामिक बैंक्स अपनी मर्जी से प्रॉफिट रेट्स डिटरमिन करते थे, उनको देते थे इस्लामिक बैंकिंग में जो डिपॉजिटर्स थे उनके सेविंग अकाउंट्स पर उनकी अमाउंट पर उनको प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर एमडीआर के थ्रू सब इस्लामिक बैंक्स पर लागू कर दिया गया कि 75% जो प्रॉफिट होगा वो आपने डिपॉजिटर्स को देना ही देना है, जो कि आप लोन से अर्न करेंगे। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्लियर करता चलो मिज़ान बैंक के एनालिसिस के अंदर ही, जो कि है इंटरेस्ट रेट पर मिज़ान बैंक या डिफरेंट बैंक्स में इन्वेस्ट करना। मतलब कि जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहे हों तब बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। यहाँ पर मोस्ट पीपल्स यही कहेंगे कि जितने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगे उतना ही उस बैंक से, उस बैंकिंग सेक्टर से परहेज करना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैं आप सब की अगर ये थिंकिंग है उससे डिसएग्री करता हूं, तो आप क्या सोचेंगे? तो जी हाँ, मैं टोटली इस थिंकिंग से डिसएग्री करता हूं। ये बात बिल्कुल सच है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से बैंक्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, अभी आपने दूसरा रुख तो देखा ही नहीं। नो डाउट के इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से प्रॉफिट रेट डिक्रीज हो गए, जिससे ईपीएस डिक्रीज हो जाती है, आपको डिविडेंड जो है वो कम मिलता है। वो कम भी हो सकता है जितना कि जिस तरह मिज़ान बैंक आपको 7 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहा है, इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज भी होता है तो वो 7 रुपीज़ से कम भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि जिस तरह इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं उसी तरह ही उस स्टॉक की पीई रेशियो कम रहती है। जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर ईपीएस डिक्रीज तो होगी,
लेकिन इसकी पीई रेशियो काफ़ी इंक्रीज रहेगी, जिससे इसकी स्टॉक की प्राइस में कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा दिखेगा। नो डाउट कि आपको डिविडेंड की सूरत में जो प्रॉफिट है वो कम मिलेगा, लेकिन आपको स्टॉक की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज की सूरत में एक कैपिटल गेन के नाम पर प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल सकता है। तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने की वजह से जो फेयर वैल्यू है स्टॉक प्राइस की वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत सारी डिटेल को कवर करने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ पीएसएक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये पीएसएक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिजान बैंक का स्टॉक देखें अगर, तो मिजान बैंक का जो अभी तक का स्टॉक है वो 271.61 पर आया, जिसकी आप देखें 52 वीक्स की जो रेंज है वो 281 है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई की रेंज है। तो ये 281 इसका ऑल टाइम हाई है, जिसकी उम्मीद है कि ये भी बहुत जल्द ब्रेक हो जाएगा। तो चूंकि दिसंबर में ही ये बैंकिंग सेक्टर्स के जो साल है वो एंड होता है, तो यहाँ पर 2024 की भी फाइनेंशियल्स वगैरह आपको दिखेंगे। अगर मैं आपको ये फाइनेंशियल्स पर लेकर आऊँ तो 2021 के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग देखो आप, इसका मार्कअप अर्न देख लें तो इसका जो मार्कअप अर्न है, मतलब कि जो रेवेन्यू है वो 110 अरब का है। वही 2021 में टोटल इनकम बनी 83 अरब की, और इसके अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात करें तो वो 28 अरब का प्रॉफिट बना 2021 में, और इसकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो रही 15.84 रही। और 2021 की निस्बत 2022 में देखें तो इसका जो मार्कअप अर्न है वो तकरीबन डबल हो गया। डबल होने के साथ ही जो इसका प्रॉफिट है वो भी डबल हुआ। इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो तकरीबन 80% तक आया, और इसी तरह इसकी ईपीएस भी जो है वो 15.84 से बढ़कर 25.15 तक आई, जो कि तकरीबन 75 to 80% का इंक्रीज है। और अगर 2022 की निस्बत हम 2023 को देख लें तो 2023 में भी इसका जो मार्कअप अर्न है वो तकरीबन आप देख लें कि 95% तक इंक्रीज हुआ। और इसी तरह ही टोटल इनकम भी कंपनी की इस मिजान बैंक की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रही। और अगर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन और ईपीएस की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा 80% प्लस ही इंक्रीज में रहा। और अगर हम 2024 में आ जाएं तो 2024 में 2023 की निस्बत जो मार्कअप अर्न है वो तकरीबन 10 to 15% ही इंक्रीज रहा। टोटल इनकम में इसमें थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में भी 2023 की निस्बत 2024 में काफ़ी इंक्रीज रहा, जो कि 2023 में 47.18 जो ईपीएस थी वो इंक्रीज होकर 2024 में 56.62 तक आई। अब अगर हम क्वार्टर वाइज देख लें तो 2024 का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर आपके सामने है, जिसमें ईपीएस फर्स्ट क्वार्टर में 14.01 रही, जो कि सेकंड क्वार्टर 2024 में 14.88 और थर्ड क्वार्टर में 14.36 तक आई। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर 2025 जो कि ये मार्च तक एंड हो चुका है, इसका रिजल्ट भी अभी कल ही अपलोड हुआ है, तो इसको देखें आप, तो इसमें जो मार्कअप है वो काफ़ी लो रहा। इसी तरह टोटल इनकम जो है इस मिजान बैंक की वो भी लो हो गई, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन और ईपीएस भी डिक्रीज है। लेकिन फ्यूचर में यही एक्सपेक्टेशन है कि ये ईपीएस में डिक्रीज आगे मजीद इंक्रीज में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें एज सच तो कोई इशू नहीं है। तो अगर इसके पे आउट की बात करें तो ये साल में 4 दफ़ा डिविडेंड अनाउंस करता है मिजान बैंक, जो कि तकरीबन 7 रुपीज़ का ही डिविडेंड देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एनुअल रिपोर्ट के कुछ मेन पॉइंट्स दिखाता हूँ, जिससे आपको मिजान बैंक के काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस का अंदाज़ा हो जाएगा, जो कि इसके फंडामेंटल्स ही देखेंगे हम। तो हम एक एक स्टेटमेंट को देखने के बजाय हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि हमें 6 ईयर्स एट अ ग्लांस में इस मिजान बैंक ने ही प्रोवाइड किए होंगे। तो ये तस्वीर आपके सामने है। तो ये सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख सकते हैं, रिटर्न ऑन फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड प्लेसमेंट्स वगैरह, जो कि कंपनी की 2019 से लेकर 2024 तक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रही। तो इसी तरह ही अगर आप दूसरा पॉइंट भी देख लें, रिटर्न ऑन डिपॉजिट एंड अदर ड्यूज एक्सपेंस्ड, तो यहाँ पर भी इसमें जो देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज दिखा है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है 2019 से 2024 तक, जो कि इन्होंने अपने डिपॉजिटर्स से भी काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं और जो डिपॉजिट से रिटर्न अर्न किया है वो भी काफ़ी बेहतर रहा है। तो ये इनका नेट स्प्रेड जो अर्न इन्होंने किया वो आपके सामने है। 2019 में 46 तक था, जो कि 2024 में इंक्रीज होकर 287 तक आ गया। और इसी तरह टोटल इनकम भी आपके सामने है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज रहा इसका। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन और टैक्सेशन के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी देखें तो उनमें भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज आया है, जो कि 2019 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15,000 तक था, जो कि इंक्रीज होकर 1,01,000 तक आया, जो कि ये प्राइस मिलियंस में है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को ही इसके साथ ही देखें तो इस्लामिक फाइनेंसिंग एंड रिटेल्ड एसेट्स जो है इनके ग्रोथ हैं उनको देखें तो ये 2019 में इंक्रीज होकर 2024 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रहे। तो यहाँ पर जो 2019 में 506 तक थे, जो कि इंक्रीज होकर 1556 तक आए 2024 में। और टोटल एसेट्स को देखें तो टोटल एसेट्स भी 2019 की निस्बत 2024 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स को भी अगर आप देखें तो डिपॉजिट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रहे। और इसी तरह बाकी शेयर कैपिटल और इसी तरह नंबर ऑफ स्टाफ, मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रही।
जो कि 2019 में नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर आप नजर डालें वो सिर्फ 760 थी, जो कि 2019 से बढ़ा कर इन्होंने 2024 में अब जो अपनी ब्रांचेस थी वो 1051 तक लिया है। और इसी तरह ही इनका जो फ्यूचर प्लान है वो इसको 1100 कोर्स करवाने का भी है और मजीद इनको ब्रांचेस को इंक्रीज करने का भी है। और बाकी डिविडेंड रेशियो, कैश रेशियो, बुक वैल्यू पर शेयर, ये सब रेशियोज आपके सामने है और काफ़ी अच्छी भी हैं। और इसी तरह ही आगे IDR मीन के इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशियो भी आपके सामने है, जो कि काफ़ी बेहतर रही है। तो अब जैसे कि स्टॉक की बात करें तो स्टॉक की प्राइस बेसिकली 271 है, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने अपना जो सेकंड डिविडेंड है वो भी अनाउंस किया है 70% का, मतलब कि 7 रुपये ही ये डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर 7 रुपये डिविडेंड अनाउंस करने के बाद भी इनकी जो स्टॉक की प्राइस है वो 275 तक या 80 तक आ सकती है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर 2025 में इनकी जो सेल्स हैं, इनका जो रेवेन्यू मार्कअप और टोटल इनकम है वो नॉर्मल ही रहा और इनकी EPS एज कम्पेयर टू अदर क्वार्टर्स 2024 के वो डिक्रीज रही थोड़ी। तो अगर यही स्टॉक आपको 230 220 की रेंज में मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन इतनी रेंज में आना ये पॉसिबल नहीं है। अगर आए तो यहाँ पर आपने कलेक्ट तो लाजमी करना है, लेकिन अगर आपको यही स्टॉक 240 245 तक मिले तो ये भी आपके लिए एक अच्छी प्राइस साबित हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो या डिक्रीज, बैंकिंग सेक्टर में हमेशा पोटेंशियल रहता ही है। तो मिजान बैंक में भी काफी पोटेंशियल है, तो आप भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक आपको कैसा लगा और एनालिसिस कैसे लगे, आप अपनी राय से लाजमी आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।